दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तमिल इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ। आप जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओगे। पहले आप सीजन 1 देखिए, फिर इस वीडियो में आगे बढ़िए। तो सीजन 2 में हम देखेंगे मर्डर के इल्जाम में नंदिनी को जेल भेज दिया गया है और नंदिनी को जेल से निकालने के लिए जो वकील उसकी तरफ से लड़ रहा होता है, एक दिन अचानक से उसका मर्डर हो जाता है और इस मर्डर केस को सकराई लीड करता है। और दूसरी तरफ नंदिनी जेल में होते हुए भी सकराई की बहुत मदद करती है। और सकराई इस मर्डर केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, और क्या सीजन 1 के क्लाइमेक्स की तरह यहाँ पे भी हमें एक माइंड ब्लोइंग क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, ये तो आपको इस वेब सीरीज के अंत में पता चल जाएगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो में हम शुरू के 4 एपिसोड को कवर करेंगे और अगले कुछ ही दिनों में मैं बाकी के 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस वेब सीरीज को देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कत्ल के जुर्म में नंदिनी को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी जेल में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज उसकी केस की हियरिंग है। और फिर हम देखते हैं चलप्पा नाम के एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट लॉयर नंदिनी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चलप्पा और ऑपोजिशन के वकील के तरफ से सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जज कहते हैं कि फाइनल जजमेंट 3 दिन बाद दिया जाएगा। तो यहाँ पे अदालत में हम सकराई को भी देख सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है, नंदिनी ने सकराई के सर्विस गन से ही अपने चाचा को मारा था, जिसके चलते डिपार्टमेंट ने सकराई को सस्पेंड तो नहीं किया है पर उसे लॉन्ग लीव पे भेज दिया गया है। फिर हम देखते हैं नंदिनी को फिर से जेल में ले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि चलप्पा सकराई के पिता के दोस्त हैं और सकराई भी चलप्पा को अपने पिता समान मानता है। दरअसल चलप्पा सर के गांव में अभी अष्टकाली का त्योहार चल रहा है और क्योंकि सकराई अभी छुट्टी पे है तो चलप्पा सर उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात को चलप्पा सर अपने पत्नी और सकराई के साथ अष्टकाली के त्योहार में जाते हैं और चलप्पा सर यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करके त्योहार को शुरू करने वाले हैं। दरअसल इस जगह का ये एक नामी दामी व्यक्ति हैं और सब लोग चलप्पा सर को बहुत मानते हैं। फिर फ्लैग होस्टिंग करने के बाद चलप्पा सर देखते हैं कि 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ पे हर साल अष्टकाली का त्योहार होता है और ये त्योहार बहुत ही बड़ा होता है। इस त्योहार में शामिल होने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। इसीलिए इस पूरे त्योहार की जिम्मेदारी को 3 लोगों में बराबर से बांट दिया गया है और वो 3 लोग होते हैं एमएलए, तिरुवेंद्रम और फर्नांडिस। दरअसल एमएलए और तिरुवेंद्रम का मानना ये था कि क्यों ना नीलामी की जाए, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही इस मेले की देख रेख की जिम्मेदारी मिलेगी। दरअसल वो फर्नांडिस को यहाँ से हटाना चाहते थे। दोस्तों ये एक कोस्टल एरिया है और यहाँ पे ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं और वो सभी लोग मछली पकड़ने के लिए बोट में जाते हैं और उन सभी लोगों के लीडर कोई और नहीं फर्नांडिस है। और इन तीनों को झगड़ते हुए देख के चलप्पा सर यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं पहले से जैसे ये सब कुछ चलता आ रहा है ये सब आगे भी चलेगा। अगर तुम फिर से झगड़ोगे तो मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाके इस त्योहार को ही बंद कर दूंगा। चलप्पा सर से ये सुनने के बाद ये तीनों झगड़ना बंद कर देते हैं और फिर चलप्पा सर यहाँ से सीधा घर चले जाते हैं और सकराई के साथ बैठ के डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो अपने कॉटेज चले जाते हैं। दरअसल उन्हें वहाँ पे कुछ काम था पर वो जाने से पहले सकराई को कहते हैं कि कल सुबह तुम भी कॉटेज आ जाना, वो एक बढ़िया जगह है, तुम्हें भी पसंद आएगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह सकराई कॉटेज आ जाता है। फिर वो बेल बजा के थोड़ी देर वेट करता है पर चलप्पा सर दरवाजा नहीं खोलते हैं। फिर सकराई दरवाजे को भी खटखटाता है पर चलप्पा सर फिर भी दरवाजा नहीं खोलते हैं। फिर सकराई चलप्पा सर को कॉल करता है
और अंदर उनकी फोन की घंटी बजती है, पर वो उठाते नहीं हैं। ये सब चीज देख के सकरई घबरा जाता है। फिर सकरई एक पत्थर उठाता है और एक खिड़की को तोड़ने लगता है, जिसके चलते खिड़की में एक छोटा सा छेद हो जाता है। सकरई जब उस छेद से घर के अंदर देखता है, वो शॉक हो जाता है। दरअसल चलेप्पा सर अंदर मरे पड़े हुए होते हैं, किसी ने उन्हें जान से मार डाला है। फिर सकरई तुरंत यहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल करके इंस्पेक्टर मूर्ति को ये सब कुछ बता देता है। तो इंस्पेक्टर तुरंत यहाँ पे पहुंच जाते हैं और दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। तो इंस्पेक्टर मूर्ति को ये एक सुसाइड केस लगता है, क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़की अंदर से बंद थे। ऐसे में अगर कोई मर्डर होता भी तो वो यहाँ से भागा कैसे? तभी सकरई कहता है, नहीं सर, ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। फिर हम देखते हैं चलेप्पा सर के हाथ में कोई भी गन नहीं होता है। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो अभी उनके हाथ में गन होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये एक सुसाइड नहीं, मर्डर है। और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, तो डीआईजी सर भी यहाँ पे तुरंत पहुंच जाते हैं। वो इस केस को मूर्ति को नहीं, सकरई को देते हैं। पर ये बात इंस्पेक्टर मूर्ति को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये एरिया उनके अंडर में आता है। तो डीआईजी सर मूर्ति को साइड में ले जाके कहते हैं, देखो ये एक हाई प्रोफाइल केस है, कभी कभी खुद की इमेज को बचाने के लिए हमें एक दो केस छोड़ना भी पड़ता है। इसीलिए अभी यहाँ पे आगे अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसका जिम्मेदार सकरई है, तुम नहीं। फिर डीआईजी सर यहाँ से जाने से पहले कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना अपना ईगो साइड पे रख के इस केस पे अच्छे से काम करो। और हाँ, अभी यहाँ पे अष्टकाली की त्योहार चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर लीक हो जाए, इसलिए तुम्हें इस बात को अपने तक ही रखना होगा। पर चलेप्पा सर के फैमिली मेंबर को ये बात बताना पड़ता है। वो अपने बेटे के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं और अपने पति को इस हालत में देख के वो अंदर से टूट जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। फिर सकरई उन्हें समझा बुझा के उन्हें वापस घर भेज देता है। फिर उनके जाने के बाद सकरई फिर से उस कॉटेज के अंदर जाता है। दरअसल वो ये सोच रहा था कि खूनी यहाँ से बाहर गया तो गया कैसे। तभी सकरई को किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देता है और ये आवाज एक कबर्ड के अंदर से आ रहा था, पर वह कबर्ड बाहर से बंद था। फिर सकरई उस कबर्ड के पास जाता है और वो जैसे ही उसे ओपन करता है, वो देखता है उस कबर्ड के अंदर एक लड़की होती है और उसके हाथ में एक गन है और वो लड़की सकरई की तरफ गन तान देती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कबर्ड के अंदर जो लड़की थी अभी वो पुलिस स्टेशन में होती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इस लड़की के हाथ में जो गन था उसी गन से चलेप्पा सर को मारा गया है। तो सकरई इस लड़की से उसकी नाम पूछते हैं और वो ये भी पूछते हैं कि बताओ और इस काम में तुम्हारे साथ और कौन था, क्योंकि तुम जिस कबर्ड के अंदर थी वो बाहर से बंद था, मतलब उस रात वहाँ पे और भी कोई था। पर वो लड़की अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती है। फिर पुलिस इस लड़की के बारे में अच्छे से जांच शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम जेल में नंदिनी को देखते हैं और यहाँ पे बिमला नाम की एक किन्नर के साथ नंदिनी की अच्छी दोस्ती हो गई है। तो जेल में रहते हुए नंदिनी एक चीज नोटिस करती है कि यहाँ पे सरोजा नाम की एक महिला की सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और वो जो कहती है सब लोग उसकी बात को मानते भी हैं। फिर नंदिनी बिमला से सरोजा के बारे में जब पूछती है तो उसे पता चलता है कि सरोजा का पति इस एरिया का एमएलए था, पर अभी यहाँ पे जो एमएलए है उसने इलेक्शन से पहले सरोजा के पति को मार डाला और सरोजा को झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया। पर सरोजा भी कम पावरफुल नहीं है, वो अगले कुछ ही दिनों में इस जेल से छूटने वाली है और वो जैसे ही बाहर जाएगी सबसे पहले एमएलए से बदला लेगी। और सरोजा इंसान भी बहुत अच्छी है, वो इस जेल में एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती है। दरअसल वो इस ट्रेनिंग सेंटर के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है ताकि जब वो सब महिला इस जेल से बाहर निकलें उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, वो खुद कमा के खा सकें। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं
पुलिस जब उस लड़की के बारे में पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मुथ्थू है और 1 साल पहले ये एक ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, पर अभी वो ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया है। फिर सकरई और मुथ्थू एक लड़की से पूछताछ करने जाते हैं। ये लड़की भी उस ऑर्केस्ट्रा में मुथ्थू के साथ काम करती थी और ये भी एक डांसर थी। दरअसल उस टाइम मुथ्थू बहुत फेमस थी और सब लोग उसे मधुबाला नाम से जानते थे, पर बाद में सरकार ने मंदिर और त्योहारों में अश्लील डांस को बैन कर दिया, जिसके चलते हमें भारी नुकसान हुआ और हमारा ऑर्केस्ट्रा हमेशा के लिए बंद हो गया। और उसके बाद मुथ्थू कहाँ गई और अभी वो क्या कर रही है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में मूर्ति सकरई को बताता है, क्या तुम्हें पता है अचानक से इस अश्लील डांस को बैन करने के पीछे किसका हाथ है? दरअसल वो चेलप्पा सर ही थे, जो कि कोर्ट में अपील करके इस डांस को बैन करवाए थे। और इसी बात को लेके तिरुवेंगडम और चेलप्पा सर के बीच झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि त्योहारों में अश्लील डांस करवाने का काम तिरुवेंगडम का ही था, जिसके जरिए वो बहुत पैसा कमाता था। और चेलप्पा सर जैसे ही उस डांस को बंद करवा दिए, उसे भारी नुकसान हो गया। फिर हम देखते हैं चेलप्पा सर के मौत के बारे में किसी तरीके से न्यूज वालों को पता चल जाता है और वो इस न्यूज को टीवी पे टेलीकास्ट कर देते हैं। और न्यूज में ये भी बताया जाता है कि क्राइम स्पॉट से मुत्तू नाम की एक लड़की को गन के साथ अरेस्ट किया गया है। और ये लड़की पहले एक ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और उस ऑर्केस्ट्रा को बंद करने वाला चेलप्पा ही थे। और इसी बात को लेके तिरुवेंद्रम और चेलप्पा के बीच में झगड़ा हुआ था और तिरुवेंगडम अभी पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट है। तिरुवेंगडम न्यूज में अपने बारे में ये सब फालतू बातें सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस न्यूज चैनल के खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस के पास जाता है। तो सकरई तिरुवेंगडम से सीधा सीधा पूछ लेता है कि चेलप्पा सर के कारण अश्लील डांस के थ्रू तुम्हारे पास जो पैसे आ रहे थे वो आना बंद हो गए थे और त्योहार में भी तुम्हें ज्यादा हिस्सा चाहिए था और वो भी चेलप्पा सर तुम्हें दे नहीं रहे थे। कहीं चेलप्पा सर के मर्डर के पीछे तुम तो नहीं हो? सकरई से ये सुनने के बाद तिरुवेंगडम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, माना कि चेलप्पा के साथ हमेशा मेरा तू में चलता रहता था, पर बाद में सब कुछ सही भी हो जाता था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जब भी ये दोनों लड़ते थे, शाम को एक साथ बैठ के दारू भी पीते थे और दिन भर की लड़ाई को साइड पे रख के आपस में मस्ती मजाक करते थे। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं। तिरुवेंगडम सकरई को ये सब बताने के बाद यहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन शाम को हम देखते हैं 7 लड़कियां 7 अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और हर कोई ये कहता है कि चेलप्पा का खून उसी ने किया है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं फिर सकरई और मूर्ति जब उन लड़कियों से पूछताछ करते हैं तो सभी लड़कियों का बयान बिल्कुल सेम होता है। सब लोग पुलिस को ये कहते हैं उस रात वो अकेले चेलप्पा से मिलने गई थी। चेलप्पा ने दरवाजा खोला और मैं अंदर गई, तभी मुझे वहाँ पे चेलप्पा की गन दिखी, तो मैंने तुरंत उस गन को उठाया और चेलप्पा को गोली मार दिया। तो सकरई एक एक करके सभी लड़कियों से पूछता है कि तुम कह रहे हो कि चेलप्पा को तुमने मारा है, तो फिर ये भी बता दो कि चेलप्पा को तुमने मारा क्यों? तो वो लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। फिर पुलिस इन 8 लड़कियों के आपस में क्या कनेक्शन है इसको लेके छानबीन करती है, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। दरअसल ये 8 लड़कियां अनाथ हैं और ये अलग अलग जगह पे बड़े हुए हैं और अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं। दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं, जिसे पुलिस वालों से ये पता चलता है कि चेलप्पा का किसी ने खून कर दिया है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वीडियो कॉल पे आके नंदिनी को बताते हैं कि अगर चलती केस में वकील का मौत हो जाए तो वो केस रीट्रायल में जा सकता है और तुम्हारी फाइनल जजमेंट आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। फिर इन 8 लड़कियों को उसी सब जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है
जहाँ पे नंदिनी भी है। फिर सकराई नंदिनी से मिलने जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। वो कहता है इन 8 लड़कियों को चलप्पा सर के खून के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। दरअसल ये पुलिस को कुछ बता नहीं रही है। मुझे इस केस में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम इन लड़कियों के साथ दोस्ती करो और ये पता करो कि चलप्पा सर के साथ इन लोगों की क्या कनेक्शन है। फिर सकराई यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं उन 8 में से 2 लड़कियों को नंदिनी के सेल में ही रखा जाता है। फिर आधी रात को जब नंदिनी की आंख खुलती है तो वो देखती है उन दोनों में से एक लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं। फिर नंदिनी तुरंत उसके पास जाती है और उसे संभालती है और बिमला की मदद से उसे दरवाजे के पास ले जाती है और उसके हाथ में लोहे की रोड दे देती है, जिसके चलते वो लड़की शांत पड़ जाती है। फिर पुलिस वाले उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं चलप्पा सर की पत्नी सकराई से कहती है कि तुम मूर्ति के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना। दरअसल कुछ साल पहले चलप्पा के कारण मूर्ति सस्पेंड हुआ था। दरअसल कुछ साल पहले प्रियम्बदा गांव के किसानों के जमीनों को चालाकी से हड़प लिया और चलप्पा उन किसानों के तरफ से अदालत में लड़ रहे थे, पर वो केस अचानक से बंद पड़ गया क्योंकि मूर्ति ने उन सभी किसानों को धमकाया। फिर सकराई यहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस को ये पता चलता है कि ये 8 लड़कियां सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थी, पर यहाँ पे भी पुलिस को इन 8 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता है। फिर सकराई चलप्पा सर के साथ काम करने वाले कुछ जूनियर लॉयर को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, तो सकराई मूर्ति के सामने उनके साथ बात नहीं करता है। वो बात करने के लिए उन्हें साइड में ले जाता है और यहाँ पे पुलिस को ये पता चलता है कि चलप्पा सर के पास एक लैपटॉप भी था, पर ये लैपटॉप क्राइम स्पॉट से गायब था क्योंकि पुलिस को वहाँ से कोई भी लैपटॉप नहीं मिला था। मतलब जिसने भी चलप्पा सर को मारा है वो उस लैपटॉप को अपने साथ ले गया है। फिर हम देखते हैं मूर्ति को ये फील होता है कि सकराई सर उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए मूर्ति सकराई के पास जाता है और कहता है मुझे पता है कि चलप्पा सर मुझे पसंद नहीं करते थे और शायद उनकी पत्नी ने ही आपको मेरे बारे में कुछ बताया होगा। दरअसल उन्होंने जो कहा वो पूरा सच नहीं था। दरअसल प्रियम्बदा इस गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती है जहां पे सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन प्रियम्बदा ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मेरा बेटा भी वहाँ पे पढ़ सकता है, पर इसके लिए मुझे एक काम करना था। दरअसल प्रियम्बदा किसानों के कुछ जमीन को खरीदना चाहती थी, पर वो उसे अपने नाम से नहीं खरीद सकती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो जमीन मैं अपने नाम पे खरीदूं। मेरे बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए मैं प्रियम्बदा के इस बात पे राजी हो गया और वो जमीन अपने नाम पे खरीद ली और इसी बात को लेके चलप्पा सर कोर्ट में केस कर दिए। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं उस जमीन को वापस से बेच भी दूंगा, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर चलप्पा सर की कॉल रिकॉर्ड से सकराई को ये पता चलता है कि जिस रात उनका मर्डर हुआ उस रात प्रियम्बदा ने उन्हें कॉल किया था। फिर हम देखते हैं सकराई प्रियम्बदा से मिलने जाता है और उन्हें उन 8 लड़कियों की फोटो दिखा के पूछता है क्या आप इनमें से किसी को भी जानती हैं, पर वो उन्हें पहचानने से मना कर देती है। वो सकराई को कहती है कि मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। फिर सकराई और मूर्ति वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं। वो उस लड़की से मिलने जाती है जिसे कल रात मिर्गी का दौरा पड़ा था। कल रात उसकी मदद करने के लिए वो लड़की नंदिनी को थैंक यू कहती है। फिर वो नंदिनी को बताती है जब भी किसी अंधेरे कमरे में लाइट ऑफ ऑन होती है तभी मुझे दौरे पड़ते हैं, इसीलिए जब मैं हॉस्टल में रहती थी वार्डन ने खास मेरे लिए कमरे में एक लाइट को हमेशा ऑन रखती थी। फिर नंदिनी यहाँ से चली जाती है और फिर वो सरोजा से मिलकर ये रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस को कहें कि वो उनके सेल में एक नया लाइट लगवा दें, क्योंकि अभी जो लाइट लगा हुआ है वो खराब हो गया है और जिसके चलते
एक लड़की को दौरे भी पड़ रहे हैं। फिर सरोजा कहती है ठीक है, मैं पुलिस को कह के वहाँ पे नया लाइट लगवा दूंगी। फिर नंदिनी यहाँ से चली जाती है और उन 8 लड़कियों में से एक और लड़की के पास जाती है। इस टाइम वो टॉयलेट साफ कर रही होती है तो नंदिनी उसे मदद ऑफर करती है, पर वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं पहले भी हॉस्टल में ये काम कर चुकी हूँ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नंदिनी सकराई को कॉल करके कहती है अगर तुम्हें इन लड़कियों के बीच में कोई कनेक्शन चाहिए तो तुम्हें इनके पास्ट में जाना होगा। फिर पुलिस जब इन 8 लड़कियों के स्कूल के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि 10 साल पहले एक एनजीओ के थ्रू इन 8 लड़कियों को 8 अलग अलग स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया था और ये एनजीओ किसी और की नहीं प्रियंबदा की है। फिर वो तुरंत प्रियंबदा से मिलने स्कूल पहुंच जाता है और वो प्रियंबदा से कहता है कि उसे पता चल गया है कि 10 साल पहले उन्होंने ही इन 8 लड़कियों को अलग अलग स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। अभी भी टाइम है, आप मुझे सच बताइए कि आप इन लड़कियों के बारे में क्या जानती हैं। फिर प्रियंबदा बताती है कि 10 साल पहले अचानक से एक रात चलप्पा मुझसे मिलने आता है। दरअसल कहीं से उसे ये पता चल जाता है कि फूड पॉइजनिंग के वजह से हमारी स्कूल की एक बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल मैंने इस बात को फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए दबा दिया था ताकि हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो और इसी बात को लेके चलप्पा मुझे ब्लैकमेलिंग करता है। दरअसल उसने उस रात अपने साथ 8 छोटी छोटी बच्चियों को लाया था। उन 8 बच्चियों की हालत बहुत बुरी थी। दरअसल चलप्पा चाहता था कि वो जब चाहे इन लड़कियों से मिल सके। चलप्पा ने मुझे कहा कि मैं इन 8 लड़कियों को 8 अलग अलग स्कूल में एडमिशन दिलवा दूं और ये बात कभी भी किसी को पता ना चले। दरअसल उस टाइम मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। प्रियंबदा से ये सब सुनने के बाद सकराई इमोशनल हो जाता है। दरअसल उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि चलप्पा सर इतना नीचे गिर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं। आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है वो देखती है उसके सेल में जो 2 लड़कियां रहती थी वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो नंदिनी उन्हें फॉलो करती है तो वो देखती है वो लड़कियां एक खंडर के अंदर जाते हैं। फिर नंदिनी किसी तरीके से ऊपर चढ़ के जब अंदर देखती है तो वो शॉक हो जाती है। दरअसल यहाँ पे 8 लड़कियां एक साथ होते हैं और वो जोर जोर से रो रहे होते हैं और इसी के साथ 4 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी तक ये सीरीज आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके नीचे जरूर बताना। और हाँ, मैं सोच रहा था एक साथ 8 एपिसोड को एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में निपटा दूं, पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पड़ोस के घर में अचानक से कुछ इवेंट चालू हो गया जिसके चलते 2 दिन से माइक बज रहे हैं और ऐसे हालत में हम कर भी क्या सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। और जाने से पहले मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं बाकी के 4 एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।